आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड आफ्टरनून। बरनाली, सोनू, रिद्धि। दो मिनट वेट करते हैं ना, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून। चलो, फिर से लॉकडाउन में पहुंच गए घूम फिर के। लास्ट ईयर अप्रैल में जहां थे, इस बार फिर से वहीं। वहीं पहुंच गया है ना, लेकिन इस बार वहीं नहीं पहुंचे। इस बार बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पिछली बार एक डर था मन के अंदर, इस बार वो डर नहीं है। साथ ही साथ में पिछली बार हमारे पास वैक्सीन भी नहीं था, इस बार वैक्सीन भी है। प्लस पिछली बार एक केस आता था तो एरिया सील हो जाता था। अब घर घर में है, कोई डर रहा ही नहीं है उससे, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है। तो अभी जो लॉकडाउन है ये टेम्परेरी है, ये 15 डेज मैक्स टू मैक्स 20-25 डेज चले, उससे ज़्यादा चलने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? अभी क्यों लॉकडाउन लगा? अभी तक क्यों नहीं लग रहा था? लास्ट ईयर हम लास्ट ईयर पीक कब आया था? जब 1 लाख केसेस हुआ था इंडिया में। इस बार 2 लाख केसेस अभी हो रहा है, लेकिन अभी भी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया गवर्नमेंट को भी कि लॉकडाउन से कुछ होना नहीं है, लॉकडाउन से कुछ होना आनी जानी है नहीं, ठीक है। इसीलिए लॉकडाउन कोई काम का है नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी एक बार के लिए रेस्ट्रिक्शन इसीलिए क्योंकि अचानक से क्या हो रहा है, किसी किसी एरिया में केसेस बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो एरिया में रोकने के लिए खाली चला लो ना, चला दो फैन पीछे का, और आगे का बंद कर दो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, ऑनलाइन कौन कौन आ गया? आदित्य, बरनाली, गुनगुन, खुशी, प्रेरणा, रिद्धि, संचिता, शिवानी, सोनू, सुजाता। चलो ठीक है, ये सब फालतू बातें बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट बात में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट, हाँ टेस्ट क्यों नहीं होगा? इस बार लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो जैसे चलता था वैसे ही चलेगा सब कुछ, कुछ बंद नहीं होगा। क्यों बंद होगा? क्यों बंद होगा? जब तक पुलिस आके यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता कि नहीं इनको भगाओ बोल के, तब तक बंद नहीं होगा। वो सब सेटिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है, तब होता है जुगाड़। चलो, टेस्ट कब लेंगे? ट्यूसडे। ट्यूसडे तो क्लास नहीं है। हाँ क्लास नहीं है ना ट्यूसडे, फिर हाँ तो ऐप में है ना सारा क्लास, 3 क्लास तो टोटल है। नेट बहुत सारा चला जा रहा है। अच्छा, तो एक दिन में कितना जीबी मिलता है? 1.5 इंटू, अच्छा एक क्लास करने में कितना जीबी चला जा रहा है नेट? 400 MB। अरे रुको तो, वो खुद अपने जाल में फंसने वाली है। 400 MB, ठीक है। टोटल कितना क्लास है अभी तक का? 4 क्लास इंटू 4, 1.6 GB। अभी से कितना दिन का टाइम है? आज कौन सा डे है? आज है फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। 1.5, 1.5, 1.5, टोटल कितना हो गया? 6 GB। आउट ऑफ 6 GB अगर 1.6 GB भी, अगर आउट ऑफ 6 GB 1.6 GB भी हम अगर नहीं यूज कर सकते तो फिर क्या फायदा, है ना। अच्छा, ट्यूसडे को टेस्ट का टाइमिंग
ट्यूसडे को तो क्लास नहीं है, फिर कैसे होगा टेस्ट? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है हमारा क्लास। ट्यूसडे को तुम्हारा बीएसटी क्लास कंप्लीट होगा 5 बजे, है ना? 5 से 5 to 5:30, आधा घंटा। 15 मार्क का टेस्ट, आधी घंटा, और कितना मिलेगा? 2 मिनट पर मार्क्स, उतना ही तो एग्जाम्स में भी मिलता है, उतना ही टाइम। कौन सा 2 क्लास करोगे तुम? अच्छा, और नाजुक हो ना तुम लोग बच्चे हो ना अभी, छोटे छोटे। हाँ, पल्लक बता रही है सर 100 MB मुश्किल से जाता है एक क्लास में, ये 400 MB बोल रही है। हाँ वही तो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आज। ठीक है, तो ट्यूसडे 5 to 5:30 सिर्फ छोटा छोटा एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सुन लो क्या रहेगा, 5-7 एमसीक्यू रहेगा, 2-3 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन टोटल रहेगा। ठीक है, 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा जो लिखना होगा, जिसमें बाकी सब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। शुरू करें चैप्टर नंबर 2। पलक, चलो चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? कुछ आइडिया? डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं इंडिया में काम धंधा कर रहा हूं, इंडिया में कमा रहा हूं पैसा, तो टैक्स इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन मान लो मैं अगर बाहर कोई कंट्री में कमा रहा हूं, ठीक है, पाकिस्तान में कमा रहा हूं मान लो, ठीक है, तो वहां पे इनकम हुआ मुझे, तो मैं टैक्स किसको दूंगा? इंडिया के गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के गवर्नमेंट को? पाकिस्तान के गवर्नमेंट को। अच्छा चलो, मान लो मैं इंडिया में बैठा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में। मैं इंडिया में हूं, मेरा ऑफिस इंडिया में है, लेकिन मैं कहाँ माल सप्लाई कर रहा हूँ? पाकिस्तान में माल सप्लाई कर रहा हूँ, जिससे मेरे को इनकम जनरेट हो रहा है। अब मैं टैक्स किसको दूंगा? पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट? तुम्हारे हिसाब से पाकिस्तान। चलो मान लेते, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ से मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, मतलब मेरा एरोप्लेन है, मैं चला के जाता हूँ, लोगों को बैठा के लेके जाता हूँ यहाँ से दुबई, और दुबई से बैठा के रिटर्न लेके आता हूँ इंडिया। ठीक है, तो जाने टाइम भी टिकट बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, आने टाइम भी टिकट बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, तो टैक्स कहाँ पे दूंगा? दुबई या इंडिया? तो दुबई का सरकार बोलेगा नहीं मेरे यहाँ मत आ बोल के, अगर मुझे टैक्स नहीं, दोनों तरफ देना पड़ेगा। तो क्या मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अगर मैं दोनों को टैक्स दूंगा? तो मैं अगर दोनों को टैक्स दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा फिर पैसा? बताओ, इतना हेवी टैक्स लेते हैं ये लोग, तो क्या कमाऊंगा मैं पैसा? कुछ कमा पाऊंगा, बचा पाऊंगा? नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा। तो अब ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? दोनों को आधा आधा दे दें? हाँ नहीं, जेन्युइनली बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बताओ, क्या दोनों सरकार को आधा आधा दे दें? अब इंडिया का सरकार बोला जाने टाइम तू 100 टिकट बेचा था, आने टाइम तू 80 टिकट बेचा, तो उसको 80 टिकट का टैक्स मिलना चाहिए था, मुझे 100 का मिलना चाहिए था, तो आधा आधा क्यों किया? फिर क्या बोलोगे? हाँ नहीं, बता, डिस्कशन चल रहा है, तो अब क्या करेंगे बताओ? इनकम के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो कौन बैठ के ये चीज करेगा? क्या मोदी बैठ के खुद करेगा? किसके पास टाइम है इतना? है किसी के पास टाइम कि एक एक ट्रांजैक्शन को देखेगा कि ये इंडिया का है या ये बाहर का है, कौन से कंट्री का है? किसी के पास टाइम है? ऐसा नहीं है किसी के पास भी टाइम। तो क्या हुआ, कुछ फिक्स रूल्स बना दिया गया, ठीक है, उसके लिए कुछ फिक्स रूल्स बना दिया गया, टैक्स के लिए भी, जिससे टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होगा, प्लस साथ में और भी चीजें बहुत सारी है। जैसे मान लो मैं इनकम कमाया, ठीक है, कौन से कंट्री का नेशनल इनकम में ऐड होगा? वो मैं जहां रहता हूं वहां का। अच्छा, मान लो मैं इंडिया में, मेरे घर वाले इंडिया में, सब कुछ है, मैं जॉब करने दुबई चला गया, अब मुझे सैलरी मिला दुबई में, और मैं वो पैसा मम्मी पापा को भेज दिया खर्च करने के लिए। अब बताओ किसका टैक्स होगा? अब बताओ किसके इनकम में ऐड होगा वो? तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। ऐसे तो हम एक एक ट्रांजैक्शन को देख नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट? बहुत सारा रूल्स बना दिया। उसमें सबसे पहले आता है कि हमको डिसाइड करना है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अगर हम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं और वहां से अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमारा इंडिया में ही टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है?
डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया का बाउंड्री। अब इंडिया का बाउंड्री तो सबको पता है, इधर जाएंगे तो उड़ीसा में कोना में खत्म हो जाता है, उधर जाएंगे तो राजस्थान में खत्म हो जाता है, ऊपर जाएंगे तो कश्मीर में, नीचे जाएंगे तो खत्म हो जाता है। तो पता है सबको बाउंड्री। क्या वो बाउंड्री एग्जैक्ट है कि उसमें कुछ चेंजेस है? मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, शिप चलाता हूँ, ठीक है, जहाज लेके जाता हूँ, गोवा में मैं एक मस्त वो चला रहा हूँ, ठीक है, क्या चला रहा हूँ, वाटर स्पोर्ट्स का कंपनी चला रहा हूँ। पानी में मैं लेके जाता हूँ लोगों को अंदर अंदर, और बाइक वाइक चलाने देता हूँ, ये सब करवाता हूँ, ठीक है, मैं इनकम कमा रहा हूँ। तो पानी तो इंडिया नहीं है, गोवा का पानी तो इंडिया का पार्ट नहीं है, ये है इंडिया का पार्ट। कितना लिमिट? वेरी गुड। क्या है, गवर्नमेंट क्या किया है, एक सेट कर दिया। चलो आते हैं पहले यहाँ पे। इंडिया का बॉर्डर तुमको देख के क्या लगता है? एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड सर्कुलेट फ्रीली। गूगल सोर्स। वेरी गुड पलक। इतना स्पीड अगर गूगल करोगे, ये तो बाउंड्री दिख रहा है ऊपर का, ये नीचे का, ये साइड का, इधर ये, इधर ये, ठीक है। इसके बाद जो एरिया है वो हमारा है या नहीं है? लैंड एरिया में तो हमारा नहीं है। इसके ऊपर जाएंगे तो दूसरा कंट्री है, इधर जाएंगे तो पाकिस्तान है, इधर जाएंगे तो बांग्लादेश, नेपाल सब आएगा। तो हमको इधर लैंड एरिया में तो हमारा नहीं है। लेकिन यहाँ जो पानी है, ये जो पानी है यहाँ पे बहुत सारा, ये किसका है? ये किसका पानी है? उसके बाद क्या किया, हर गवर्नमेंट मिलके, पूरा वर्ल्ड का गवर्नमेंट मिलके, सब कंट्री के गवर्नमेंट मिलके डिसाइड किए कि पानी के लिए डिस्प्यूट था एक्चुअल में, ठीक है, कौन सा पानी किसका। क्योंकि पानी में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, इतने सारे मछली हैं, उसके बाद अंदर अगर हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑयल निकलता है सीबेड से, है ना, समुद्र से ऑयल भी निकालते हैं। तो वो सब किसका होगा? जिसको मिल जाएगा वो तो अरबपति बन जाएगा, ठीक है। तो कंट्री के बीच में क्या था, डिस्प्यूट था कि कौन सा पानी किसका, ठीक है। तो क्या किया गया, एक रूल्स बनाया गया। क्या रूल बनाया गया? तुम्हारा जहां से जमीन खत्म होता है वहां से लेके 24 नॉटिकल माइल्स, अलग अलग है। 12 नॉटिकल माइल्स में एक लिमिट है, 24 में एक लिमिट है, 200 में एक लिमिट है, ठीक है। वो हमारे आउट ऑफ स्कोप है सिलेबस के, ठीक है। तो मान के चलते हैं सिर्फ इतना कि कुछ लिमिट है, वहां तक पानी हमारा है, ठीक है। उसके बाद जो पानी है ये क्या है? इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है। वहां पे हम हमारे मर्जी से जाके फिशिंग नहीं कर सकते। हम इंडिया का पानी में जाके फिशिंग कर सकते हैं, मछली पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल वाटर में जाके फिशिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्लियर है बात? चलो अब देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी एग्जैक्टली है क्या। ये तो समझ में आ गया कि जमीन जितना है वो तो हमारा ही है, पानी में कुछ एरिया हमारा है, कुछ एरिया हमारा नहीं है। क्लियर है? तो हमारा एरिया में मैं जो भी पैसा कमाऊं वो तो हमारा ही होगा, मतलब इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें और ऐड और लेस होता है। क्या क्या? सबसे पहले देखते हैं, मार्किंग करना। डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम। इन लेमेन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल फ्रंटियर? कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बहुत लॉजिक लगा है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी हर बार आएगा, और तुम्हारा इंटरनल जितना भी एग्जाम होगा, स्कूल्स का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये वाले टॉपिक से और इसके बाद जो आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे वहां से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है ये तो हो गया हमारा लैंड, जो लैंड वाला एरिया है, प्लस जितना जमीन है वो तो हमारा है ही, प्लस सम पार्ट ऑफ ओशन। कुछ ओशन का पार्ट क्या है, वो भी हमारा इंडिया है, ठीक है। अब कितना पार्ट इंडिया है, कितना पार्ट इंडिया नहीं है ओशन का, वो हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिमिट्स हैं। एक 12 नॉटिकल माइल्स का लिमिट है, एक 24 नॉटिकल माइल्स का, एक 200 नॉटिकल माइल्स का है, ठीक है। उसमें अलग अलग इनकम को अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है, जो कि हमारे सिलेबस के बाहर है। वो हम जाके पढ़ते हैं सीए का इंटर एग्जाम में डायरेक्टली, फाउंडेशन में भी नहीं है, सीए के इंटर एग्जाम में डायरेक्ट जाके, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हमको ये पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि लैंड एंड सम पार्ट ऑफ ओशन, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। प्लस
अब आएगा कुछ लॉजिक, कुछ पार्ट को हम इंक्लूड करेंगे और कुछ पार्ट को हम एक्सक्लूड करेंगे। सबसे पहले इंक्लूड किसको करेंगे? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अच्छा एक बात बताओ, मैं हूं किंगफिशर का मालिक विजय माल्या, ठीक है, मान लेते हैं, एक बार मानने में क्या जा रहा है, मैं किंगफिशर का मालिक विजय माल्या हूं, ठीक है, मैं किंगफिशर एयरक्राफ्ट चला रहा हूं, इंडिया से अगर दुबई जा रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, दुबई से जा रहा हूं बैंकॉक, इंडिया आ ही नहीं रहा, दुबई से बैंकॉक, बैंकॉक से दुबई, ठीक है, लेकिन मैं हूं इंडिया में, मेरे एयरक्राफ्ट चल रहा है दुबई टू बैंकॉक, दुबई टू बैंकॉक, ठीक है, अब टैक्स किसको जाएगा? दुबई को या फिर बैंकॉक को? तुम्हारे हिसाब से तो वही होना चाहिए, या तो दुबई को मिलेगा या तो बैंकॉक को मिलेगा, लेकिन टैक्स मिलेगा इंडिया गवर्नमेंट को। हाँ यही तो लॉजिक है ना, यही तो रूल्स बनाया गया है ना। देखो ये हमारा इंडिया है, चलो नीचे आ जाओ डायग्राम में, मैं कहाँ हूँ? इंडिया में, मेरा ऑफिस कहाँ है? इंडिया में, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और चला रहा हूँ किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है, मेरा एयरक्राफ्ट गया कहाँ से? इंडियन एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू कोलंबो। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल। क्या नेपाल इंडिया है? कौन बोलेगा है या नहीं है? बोलो, नेपाल इंडिया है? पक्का? वीजा चाहिए नेपाल जाने के लिए? हाँ चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? वो तो इंडिया नहीं है, इंडिया के बाहर जाने के लिए वीजा चाहिए होता है। क्या? अच्छा बगल में, तो पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान भी तो बगल में है। चलो नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है और वहां जाने के लिए हमको वीजा भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, खाली ट्रैवलर्स पास, बता रहा हूँ सुन लो, खाली ट्रैवलर्स पास चाहिए होता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं बोल के, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशंस है, ठीक है, नेपाल जाना है, श्रीलंका जाना है, ये सब कंट्रीज जाने के लिए हमको वीजा का नीड नहीं पड़ता है, ठीक है, हमको सिर्फ ट्रैवलर्स पास चाहिए होता है, ठीक है, जो कि प्रोसीजर वही हो जाता है वीजा बनाने वाला टाइप का, ठीक है, ट्रैवलर्स पास चाहिए, ट्रैवलर्स पास, वीजा अलग चीज होता है, ट्रैवलर्स पास अलग होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, फ्लाइट कहां से कहां जा रहा है? काठमांडू से कोलंबो। कोलंबो कहां पे है? श्रीलंका में, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में, तो काठमांडू से श्रीलंका जा रहा है, इंडिया आया ही नहीं बीच में, ठीक है, लेकिन टैक्स किसको मिलेगा? नेशनल इनकम किसके में ऐड होगा? इंडिया के में ऐड होगा वो, ठीक है, वो इंडिया के में ऐड होगा, क्योंकि जितना मानते हैं कि फ्लाइट जो जा रहा आ रहा है, ठीक है, चाहे कहीं का भी हो, उसको ऑपरेट करने वाला कौन है? एक इंडियन है, और वो इंडिया में बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा है, तो उसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, इसीलिए वो इंडिया में टैक्स देगा, ठीक है, क्लियर? एक बार के लिए समझो क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा, रीजन हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, चाहे ये कंट्री कोई भी हो, 2 और मोर कंट्रीज में इंडिया होगा जरूरी नहीं है, चाहे ये कंट्री कोई भी हो, ठीक है, क्लियर है? तो बताओ अभी तक ऑनलाइन वालों सब बताओ, आदित्य, अरमान, बर्नाली, दिया, गुनगुन, खुशी, पल्लक, प्रेरणा, रिद्धि, संचिता, शिवांशु, सुजाता, वेदांत, नाम लेने में 15 मिनट लग जाता है चलो क्लियर है यहां तक? और क्लियर हो जाएगा जब हम 8-10 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है रहेगा, मेरे को पता है स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रहता है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पे लिखना एग्जाम्पल, यहां पे लिखना एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय, लिखना सबको एग्जाम्पल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय, कौन सा कंपनी लें? किंगफिशर, वो तो बंद हो गया, विजय माल्या तो भाग गया, तो तुम अपने हिसाब से कोई दूसरा लिख लो, एयर इंडिया लिख लो, एयर एशिया लिख लो, इंडिगो लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय मान लेते हैं किंगफिशर
बिटवीन, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, इंडिया टू बैंकॉक, इंडिया टू बैंकॉक, क्या होगा? इंडिया का इंक्लूड होगा नहीं होगा? इंक्लूड होगा, ठीक है, लिख लेना, इट विल बी इंक्लूडेड, यहां पे या इंक्लूडेड लिख लो खाली। नेक्स्ट, बिटवीन, क्या लिखें बताओ? दुबई टू यूएसए, दुबई टू यूएसए जा रहा है फ्लाइट, क्या होगा? इंक्लूड होगा नहीं होगा? चला कौन रहा है? किंगफिशर चला रहा है, वो इंडिया में बैठा है। चला कौन रहा है? किंगफिशर, वो कहां बैठा है? इंडिया में बैठा है, उसका ऑफिस कहां है? इंडिया में है, ठीक है। तो कौन कहां होगा? दुबई होगा नहीं होगा? यूएसए होगा नहीं होगा? ये भी इंडिया होगा, इंक्लूडेड इन इंडिया। यूएसए टू इंडिया, बाहर कंट्री से आ रहा है इंडिया, कहां होगा? ये भी इंडिया होगा। मतलब क्लियर कट हमको क्या समझ में आया? चाहे फ्लाइट कहीं से कहीं भी जाए, अगर ऑफिस उसका इंडिया में है तो उसका इनकम इंडिया में ऐड होगा, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहला पॉइंट। चलो पॉइंट नंबर 2। अच्छा, ये अप्लाई होता है शिप्स में भी, ठीक है, खाली एयरक्राफ्ट में नहीं, शिप्स में भी अप्लाई होता है। क्लियर है? चाहे शिप हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, जा वो कहीं से कहां भी रहा हो, आ वो कहीं से कहीं भी रहा हो, अगर उसका ऑफिस इंडिया में है और अगर वो इंडिया से ऑपरेट कर रहा है तो वो इंडिया में इंक्लूड होगा। बोलो क्या डाउट है? हाँ बोलो। नहीं, यूएसए गवर्नमेंट का लॉस नहीं है यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। जैसे ये क्या होता है, ये नेशनल इनकम में इंडिया का तो ऐड होगा, लेकिन क्या है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बायलैटरल टैक्स एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारा चीज वो कंट्री छोड़ता है, बोलता है नहीं इसका टैक्स इंडिया को जाएगा, और इंडिया बहुत सारा चीजों में टैक्स छोड़ता है, बोलता है इसका टैक्स यूएसए को जाएगा। तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, समझौता एक प्रकार से, ठीक है। तो वो लोग इस एग्रीमेंट के हिसाब से ये सारा डिसाइड होता है कि किसके पास टैक्स का रेवेन्यू जाएगा। क्लियर है? और प्लस साथ में बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया में इंक्लूड हुआ तो इसका टैक्स सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट को जाएगा, उसमें भी रूल्स है कि इसका मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स 75% ऑफ द टैक्स इंडिया को जाएगा, 25 यूएसए को जाएगा। तो वो सब हमको पढ़ना नहीं है, वो सब हमारा टैक्स का सब्जेक्ट टैक्स बोल के एक है, कहाँ पे है, सीए का इंटर एग्जाम में, ठीक है। इसमें हम लोग 30 to 35 क्लास सिर्फ इसी के बारे में पढ़ते हैं कि किसका पैसा किसको जाएगा, कौन सा टैक्स का पैसा कौन से गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्लास 35 क्लास सिर्फ यही पढ़ाई होता है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टैक्स किसको जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इंडिया का गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बैठ के कोई ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है तो चला नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम इंडिया में बैठ के कर रहा है, तो वो इंडिया के इनकम में ऐड होगा, ठीक है। और अगर बाहर बैठ के कर रहा है तो वो जिस कंट्री में बैठा है वो उस कंट्री के गवर्नमेंट के पास जाएगा उसका, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फिशिंग वेसल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स। क्या होता है ये फिशिंग वेसल? मतलब देखो वीडियोज आता रहता है फेसबुक वगैरह में, बड़ा बड़ा शिप जाता है समुद्र के अंदर मछली पकड़ने, है ना, तो मछली बेच के तो वो लोग कमाएंगे पैसा, तो वो लोग मछली तो इंटरनेशनल वाटर से पकड़े, तो पैसा किसके पास जाएगा? कमाई का पैसा, इनकम किसके में ऐड होगा? इंडिया में ऐड होगा कि किसी और कंट्री के में ऐड होगा? इंडिया, जहां का शिप होगा। चलो ठीक है, ऑयल रिग्स क्या होता है? ऑयल रिग्स देखो समुद्र में बहुत अंदर, फोटोज वगैरह में देखे होंगे, समुद्र में अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े प्लांट बैठा हुआ है ऑयल्स निकालने के लिए समुद्र के अंदर से, है ना, वो है हमारा ऑयल रिग्स। नेचुरल गैस रिग्स क्या है? ये सब चीज हमको पानी से मिलता है बेसिकली, ये जो 3-4 आइटम है ये हमको समुद्र से मिलता है, और ये समुद्र में ऐसे नहीं कि समुद्र सी बीच में गए साइड में मिल गया, ये मिलता है बहुत अंदर अंदर जाके, ठीक है। समुद्र में 100-100 किलोमीटर अंदर जाने से वहां पे मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है,
ऑयल मिलता है। फिशिंग वेसल मतलब बड़ा बड़ा वेसल होता है, ये लोग फिशिंग करने जाते हैं तो 6-6 महीना में रिटर्न आते हैं और एक बार में करोड़ों रुपए का फिश पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े अमाउंट में ये सब बिजनेस चलता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कोई बिजनेस है, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, तो इसका पैसा किसको जाएगा? नेचुरल गैस बेचेंगे तो बहुत पैसा आएगा, पता है? तो है नेचुरल गैस का प्लांट कहीं पे देखे हो कभी? नेचुरल गैस बोलने से क्या होता है? सीएनजी भी एक है उसका पार्ट और एलपीजी भी है पार्ट। तो इस प्रकार का बहुत सारा गैस निकलता है। कहां से निकलता है? ये समुद्र के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो ये सब गैस का बहुत महंगा है ये गैस और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसका इनकम किसके पास जाएगा? इंडिया के इनकम में ऐड होगा या बाहर किसी कंट्री में ऐड होगा? क्यों इंडिया में ऐड होगा? बाहर तो हम तो इंटरनेशनल वाटर से लेके आए थे, तो सब पहुंच जाएंगे, इंटरनेशनल वाटर से ले लेके अपने घर चले जाएंगे। क्या करें बताओ? इट विल बी इंक्लूडेड। कहाँ इंक्लूडेड? इसके लिए रूल्स बनाया गया है कि अगर रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इसको चला रहा है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, परमिशन लेके अगर रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंटरनेशनल वाटर में चला रहा है तो वो जिस कंट्री का रेसिडेंट है वहां पे ये टैक्स लगेगा, ठीक है। क्लियर है? मान लो इंडिया का आदमी है, वो परमिशन लेके इंटरनेशनल वाटर से फिश विश निकाल रहा है, ठीक है, और कमा के बहुत इनकम कमा रहा है, उसको बेच के बहुत इनकम कमा रहा है, तो उसका पैसा किसके पास जाएगा? इंडिया गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि वो कहाँ का आदमी है? वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर ऐसी कोई बाहर कंट्री का आदमी करे तो जो कंट्री का वो आदमी है वो उस कंट्री को जाएगा पैसा, ठीक है। क्लियर? परमिशन बहुत सारे चीज है, मंत्री मिनिस्टर हैं, बहुत खिलाना पिलाना भी बहुत है। चलो अब नेक्स्ट आता है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोलो, एम्बेसीज कभी देखे हो? मूवी नहीं देखे हो? बहुत सारे मूवी में एम्बेसीज होता है। क्या होता है एम्बेसीज? पीके मूवी देखे थे? पीके मूवी, हाँ, वो जो क्या नाम था उसका, कि वो जो धोखा देके भाग गया था, सरफराज, वो कहाँ काम करता था? किसके थ्रू उससे कनेक्ट किए थे? पाकिस्तान एम्बेसी। क्या होता है एम्बेसी? क्या होता है ये? बोलो बोलो। अरे कोई भी बोलो, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। बोलो सूरज, एम्बेसीज क्या होता है? चलो कुछ हद तक राइट है। एम्बेसीज क्या होता है? देखो, इंडिया है हमारा, ठीक है, हम लोग ट्रेड करते हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ, ठीक है, रेगुलर बेसिस में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के कंट्री, बाहर के गवर्नमेंट के साथ। मोदी घूमने जाता है बाहर कंट्री, हाँ, तो मोदी किसको फोन करता है मैं आ रहा हूं बोल के? मोदी किसी को तो बताएगा ना, मैं आ रहा हूं, इंतजाम रेडी रखना बोल के। किसको बोलेगा मोदी? या वहां पे उसका परमिशन कौन करवाएगा? बोलो। अगर मान लो मोदी है, वो जा रहा है घूमने, दुबई घूमने जा रहा है, ठीक है, या दुबई प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा है, घूमने तो नहीं बोल सकते, प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है, प्रेसिडेंट तो फ्री नहीं बैठा कि मोदी का फोन उठाएगा एक बार में और बोलेगा हाँ भाई आ जा बोल के, तो उसको कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो मोदी किसको बोलेगा कि मैं आने वाला हूँ बोल के, या मेरा मीटिंग शेड्यूल करवाओ, मैं आऊंगा, या हमको ये मैटर डिस्कस करना है बोल के? कहीं किसी को तो बताना पड़ेगा। दुबई में अचानक तो पहुंच नहीं सकता, तो किसको बताएगा दुबई में? या दुबई में उसके बिहाफ पे, मोदी के बिहाफ पे कौन काम करेगा दुबई में? क्या होता है, हर कंट्री का, हर कंट्री में ऑफिसेस होता है, ठीक है। जैसे यूएसए का ऑफिस है इंडिया में, पाकिस्तान का ऑफिस है इंडिया में, जितने भी कंट्रीज से हमारा अच्छा रिलेशन है और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता है, रेगुलर बेसिस में लोग आना जाना करते हैं, वो सभी का ऑफिसेस इंडिया में ऑलरेडी सिचुएटेड है। बहुत सारे का ऑफिस कोलकाता में, बहुत का दिल्ली में, बहुत का मुंबई में, बहुत सारे कंट्री का बहुत सारा 50-50 ऑफिस है इंडिया में, ठीक है। तो ये जो ऑफिस होता है ना उनको, वो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसीज, ठीक है। उसमें क्या होता है, बाहर कंट्री के लोग आके ऑन द बिहाफ ऑफ देयर गवर्नमेंट
मतलब वो लोग रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, यूएसए के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो यूएसए से आए हैं तो। अगर वो लोग दिल्ली से आए हैं तो वो लोग दिल्ली के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली बोल रहा हूँ, दुबई से आए हैं तो वो लोग दुबई के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे लोग अगर गए हैं वहां बाहर, उनके कंट्री में रह रहे हैं, तो वो लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर कंट्री में हर कंट्री का ऑफिस होता है। इंडिया में ऐसे सभी कंट्री का ऑफिस है, इंडिया का ऑफिस ऐसे हर कंट्री में है, ठीक है। तो ये जो ऑफिसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसीज, ठीक है। चलो एम्बेसीज जो है, कॉन्सुलेट्स भी उसी प्रकार का ऑफिस ही होता है, एक अलग प्रकार का ऑफिस होता है। ये भी मान के चलो, ये भी ऑफिस ही है, ये भी ऑफिस है। और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स तो पता ही है क्या होता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बोलो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, क्या इंडिया में किसी और कंट्री का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है? वेरी गुड बर्नाली। गूगल से कोई नहीं देखता है, तुम लोग गधे हो। वो लोग बता रहे हैं मन से, अरे तुम भी देख के बताओ, बताओ तो कम से कम। क्या है बोलो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? बहुत बोलो। हाँ, क्या होता है, जैसे हमारे लोग हैं, अब मान लो मोदी घूमने जा रहा है दुबई, ठीक है, उसका वहां पे सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसका? क्या वो भरोसा करेगा दुबई के सोल्जर्स पे? हाँ, उड़ा दिए तो सब मिलके क्या कर लेगा, ठीक है। तो क्या होता है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होता है बहुत सारे कंट्री का, बहुत दूसरे दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का सोच लो ऑफिस ही है, जो कौन रन एंड ऑपरेट करता है, मिलिट्री रन या ऑपरेट करता है, ठीक है। तो जितने भी इस प्रकार के ऑफिसेस हैं, ये सब किसका पार्ट है? ये सब में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ये किसका है? अगर मान लो यूएसए का ऑफिस इंडिया में है, तो क्या वो इंडिया का पार्ट है या नहीं है? वो इंडिया का पार्ट नहीं है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीड पड़ेगा दोबारा समझाएंगे, लेकिन समझ के जाना है आगे, ठीक है। ये जो लिखा है इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कहां पे है? पाकिस्तान में। तो ये क्या, इंडिया का ऑफिस कहां पे है? पाकिस्तान में एक ऑफिस है इंडिया का, ठीक है। तो अब बताओ, ये इंडिया का पार्ट है, ये जो ऑफिस का एरिया है, ये ऑफिस मान लो छोटे से एक एरिया में बना हुआ है वहां पे, ये किसका है? ये ऑफिस किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है? पाकिस्तान के जमीन में बना है, मैं पहले बता रहा हूँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बना हुआ है ये ऑफिस। यहाँ पे सिर्फ हमारे आदमी जाके रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो ऑफिस जो है, वो एरिया जो है, वो किसका है? इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है? बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। यस पलक, किसका पार्ट होगा बताओ फटाफट। वेदांत, इंडिया, वेरी गुड। वो पार्ट होगा हमारा इंडिया का। अरमान, आदित्य, खुशी, ये पार्ट है, ये भले ही इस्लामाबाद में है, लेकिन ये किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है, ठीक है। मतलब इंडिया तो इंडिया है ही, प्लस साथ में हमारे पास और भी कंट्रीज के छोटे छोटे ऑफिसेस हैं जो हम बोल सकते हैं कि इंडिया है, ठीक है। तो जितना भी हमारा ऑफिसेस बाहर कंट्री में है, वो सब क्या है? इंडिया है। और बाहर वालों का ऑफिस जो इंडिया में है, वो क्या इंडिया है? वो इंडिया नहीं, वो उनका पार्ट है। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी तक 3 पॉइंट, मेरे को पता है कल मैं इसको फिर से समझाने वाला हूँ टॉपिक को, ठीक है। तो चिंता मत करना नहीं समझ में आया बोल के, कल हम लोग ये कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर तो समझ में आ गया, जितना जमीन है वो तो है ही, प्लस कुछ पार्ट हमारा वाटर का, ठीक। उसके बाद क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले इंक्लूड होगा हमारा एयरक्राफ्ट या शिप्स, जो कि ऑपरेट कहीं पे भी हो रहा हो। अगर इंडिया में उसका ऑफिस है, इंडिया से अगर वो एडमिनिस्टर हो रहा है, तो वो हमारा इंडिया का पार्ट है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स या नेचुरल गैस रिग्स, सिचुएटेड कहीं पे भी हो, अगर इंडिया का आदमी उसको ऑपरेट कर रहा है, तो वो इंडिया का इनकम में ऐड होगा। क्लियर है? थर्ड, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अगर इंडिया का ऑफिस बाहर कंट्री में है, तो जहां पे ऑफिस है वो पार्ट इंडिया का है,
बाहर वालों का ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। मान लो ये हमारा, ये जैसे वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? WHO का नाम तो अभी सुन लियो बहुत खासा। क्या है WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो क्या देखता है? क्या वर्ल्ड, क्या ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस का जितना भी कहानी हुआ सबको लीड कौन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। देखना कहीं पे भी देखोगे एज पर WHO रिपोर्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो WHO क्या है? ये हर कंट्री के द्वारा मिलकर बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक भी वैसा ही है, हर कंट्री के द्वारा मिलकर बनाया हुआ एक बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये वर्ल्ड बैंक का ऑफिस इंडिया में है। ठीक है, तो ये जो ऑफिस है दिल्ली में, एक मान लो एक कोना में छोटा सा ऑफिस है इनका, ये हमारा इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये ऑफिस जो है ये इंडिया का पार्ट नहीं है। वैसे ही एम्बेसीज जो है, मान लो यहाँ पे एक एम्बेसी सिचुएटेड है, छोटा सा ऑफिस है एम्बेसी का, तो हमारा इंडिया तो पूरा जमीन का हिस्सा तो हमारा था, लेकिन ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा नहीं है। क्लियर है, ये हमारा नहीं है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? फॉरेन कंट्री का अगर एम्बेसीज या फिर कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो वो हमारा पार्ट नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अगर हमारे कंट्री के अंदर UNO का ऑफिस, WHO का ऑफिस है तो वो भी हमारा पार्ट नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर बाहर कोई एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चलो WHO का ऑफिस इंडिया में है तो वो हमारा है इंडिया, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। क्लियर है, चलो अब एक बार आ जाते हैं डायग्राम में। कोई कुछ लिखा है डायग्राम में अभी तक? नहीं ना, चलो अब यहां पे लिखेंगे, डायग्राम में लिखेंगे। क्लीन एंड क्लियर तरीके से लिखना, यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम के अंदर ही। सबसे पहला ये लाइन तो बना लो, ये तो इंडिया का पार्ट है ही। ठीक है, कहीं कहीं पे बना लो, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। ये पूरा बॉर्डर तो हमारा है ही, इसके अंदर जितना भी पार्ट है ये हमारा पार्ट है। उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा इसमें? पानी वाला हिस्सा। कौन सा कलर से करें पानी को? ब्लू कलर करते हैं। चलो, ये जो एरिया है पानी, इधर पानी है, इधर भी पानी है, यहाँ भी पानी है, ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है ये भी हमारा इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक हमारा क्या हो गया? पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया। अगर पॉलिटिकल फ्रंटियर कोई पूछे, पॉलिटिकल फ्रंटियर वही होता है जहां पे मोदी सरकार चलता है, मोदी का रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। क्लियर इस बात है, मोदी का जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा वो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया। ठीक है, अब मोदी का रूल रेगुलेशन कहां तक चलेगा? पूरे इंडिया में तो चलता ही है, प्लस साथ में पानी में कुछ एरिया दूर तक चलता है, उसके बाद मोदी का भी कोई नहीं सुनता है उसके आगे। ठीक है, चलो नहीं वेदांत, कुछ नहीं मिलेगा इंडिया को। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा भी तो वहां सिचुएटेड है, हमको भी वहां से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट है ऑल ओवर नेशंस के बीच में कि अगर उनका ऑफिस हमारे यहाँ सिचुएटेड है या हमारा ऑफिस वहां सिचुएटेड है, तो हमारा जो ऑफिस उनके कंट्री में वो हमारा पार्ट है, उनका ऑफिस जो हमारे कंट्री में वो उनका पार्ट है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले क्या इंक्लूड होगा? इंडियन एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू कोलंबो, लिखना यहां पे इंक्लूडेड। कहां से कहां जा रहा था ये? काठमांडू से कोलंबो जा रहा था। ठीक है, अब पता कैसे चला ये इंडिया का ऑपरेटर था बोल के? नाम में लिखा है इंडिया का एयरलाइन था, इंडियन एयरलाइन था जो कि काठमांडू से कोलंबो के लिए फ्लाइट चला रहा था। ठीक है, इसीलिए ये हमारा इंक्लूड होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या था? फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स एंड नेचुरल गैस रिग्स। कहाँ है फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स? ये रहा। यहां तिरंगा क्यों बना? तिरंगा बनाने का लॉजिक इंडिया का है बोल के पता चलेगा। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पे तिरंगा बना हुआ है। तो अब ये किसका पार्ट होगा, इससे जो भी कमाई होगा किसका पार्ट होगा, ये इंडिया का पार्ट होगा, इंक्लूडेड। पॉइंट नंबर 3, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हमारा एम्बेसी, हमारा कॉन्सुलेट्स या हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कि बाहर कंट्री में लोकेटेड है, कौन सा है इसमें से, इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद। ये क्या होगा, इंक्लूड होगा नहीं होगा, इंक्लूड होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, सबसे पहला एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। बाहर कंट्री का ऑफिस जो इंडिया में लोकेटेड है, कहां दिख रहा है डायग्राम में, यूके हाई कमीशन, वर्ल्ड बैंक ऑफिस सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट यूके हाई कमीशन कहां पे लोकेटेड है, ये रहा, देखो ये रहा यूके हाई कमीशन, दिख रहा है। ये क्या होगा, इंक्लूड होगा नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मतलब वर्ल्ड का ऑफिस, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस हो गया या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हो गया जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो क्या वो इंडिया का पार्ट होगा, नहीं होगा। तो ये जो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है ये भी हमारा नॉट इंक्लूडेड। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मोड़ा डाउट है तो चलेगा, कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ मेजर डाउट है तो बताओ। एक बार में बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, मुझे पता है, लास्ट बार भी ऐसे ही हुआ था, हर बार, लास्ट बार क्या हर बार ही ऐसे ही होता है, बहुत बार। क्या जो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूके वाले टैक्स देंगे, यूके हाई कमीशन जो इंडिया में है हमको क्यों देंगे, वो तो यूके का पार्ट है। यूके क्या, जमीन हमारा है, हाँ ये तो लॉजिक तुम्हारा सही है, हमारे जमीन में आके रह रहा है, हमारे जमीन में काम कर रहा है, तो उसका इनकम तो हमारे पास आना चाहिए ना। लेकिन सोचो हम भी तो वहां हैं, वो लोग हमको भी तो एग्जेम्पशन दिए, हमारा ऑफिस भी तो यूके में है ना, कि नहीं है तो वो तो हम हमारे में इंक्लूड कर लिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, रूल ये एग्रीमेंट हुआ है कंट्रीज के बीच में, लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एग्रीमेंट क्या हुआ है कि हमारा ऑफिस जो वहां पे, तुम हमसे कुछ मत लेना, तुम्हारा ऑफिस जो यहाँ पे रहेगा हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। क्लियर। तो ये एग्रीमेंट के बेसिस पे ये सब बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए चाहे लॉजिक हो नहीं हो, लेकिन रूल्स के हिसाब से ये बनाया गया है। क्लियर है। ऐसा जरूरी नहीं है, इतना भी मतलब वो एग्रीमेंट होता है। अब जैसे कहीं पे काम ज्यादा है, ठीक है, अब यूके गवर्नमेंट को इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो वो देगा ही ना, वहां पे लेविश ऑफिस देगा ना, एक बड़ा सारा एकदम लग्जरी ऑफिस देगा ना स्विमिंग पूल वूल के साथ, है कि नहीं। तो वो डिपेंड करता है किसको किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, ठीक है। अब पाकिस्तान डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, हम पाकिस्तान वाले यहाँ आने से हम कुछ भी नहीं देंगे उनको, अपना जुगाड़ करो बोलेंगे, लेकिन हम वहां जाएंगे तो हमको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि उनको हमसे गरज है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन स्पेसिफिक कि कहाँ क्या फैसिलिटीज मिलेगा, लेकिन एज पर रूल्स उनका ऑफिस जो इंडिया में है, हमारा ऑफिस जो उनके पास है, दोनों एक दूसरे को उनके वर्क्स में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या उनका इनकम अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज में जाएगा, ना कि उनके गवर्नमेंट को जाएगा। क्लियर है। चलो इंडिया भी सीट है, ठीक है, वो ठीक है, हाँ यूएनओ डब्ल्यूएचओ का पार्ट इंडिया है, इंडिया एक पार्ट है, ठीक है, बाकी कंट्रीज भी तो एक पार्ट है। कौन सा कंट्री कितना पार्ट है कैसे पता चलेगा, और ऐसा कोई एक ऑफिस दो ऑफिस थोड़ी है, लाखों ऑफिस है ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए एक यूनिवर्सल मतलब क्या है, प्रोसीजर को सिंपल बनाना है, कंफ्यूजन ना हो, प्रोसीजर को सिंपल बनाना है। तो एक रूल लगाया गया कि सारे ऑफिसेज जो इंटरनेशनल के हैं वो हर कंट्री में वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, वो अपना अलग चलेंगे। कोई कंट्री अपना उनके मतलब क्या होगा कि अगर हम उसको इंडिया का पार्ट मान लिए तो वहां पे भी इंडिया का मोदी सरकार चलने लग गया, मोदी उनको चलाने लग जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मोदी चला रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए उनको अलग किया गया है, इसीलिए उनको एक्सक्लूड किया गया है इंडिया से, ताकि इंडिया का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो वो उनके ऊपर लागू ना हो। क्लियर है। चलो
टैक्स वाला कॉन्सेप्ट वेदांत, टैक्स वाला कॉन्सेप्ट में क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि टैक्स वाले कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ने के लिए अराउंड 30 क्लासेस चाहिए, जो कि हमारा टैक्स सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए टैक्स का कंफ्यूजन मत हो, कौन कहाँ टैक्स देगा। टैक्स हम लोग क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, हालांकि एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली क्वेश्चन आएगा कि किसका इनकम कहाँ पे जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये तो समझ लिए हमारा आदमी चला रहा है, ठीक है, क्या इंडिया का आदमी कहीं गया है बाहर। अब इंडिया का आदमी का मतलब क्या, कौन किसको बोलते हैं इंडिया का आदमी? जो इंडिया में पैदा हुआ है खाली, जो इंडिया में टैक्स पे करता है। मैं तो पे ही नहीं करता हूं टैक्स पे, फिर बोलो। अभी जैसे हम बात किए, अगर इंडिया का आदमी ऑपरेट कर रहा है एयरक्राफ्ट को, या इंडिया का आदमी शिप वेसल्स चला रहा है, इंडिया का आदमी नेचुरल गैस रिग्स चला रहा है परमिशन लेके, अब ये इंडिया का आदमी है कौन? जो 18 ईयर्स तक इंडिया में रहा हो। अगर 18 ईयर के बाद बाहर भाग गया तो वो इंडिया का आदमी रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ ठीक है, एनआरआई हो जाएगा। तो अब इंडिया का आदमी है कौन, क्या डेफिनेशन है इंडिया का आदमी का? जो यहाँ पैदा हुआ है, मतलब यहाँ जो पैदा नहीं हुआ वो इंडिया का आदमी नहीं है। जो इंडिया में रहता है वो इंडिया का आदमी, और जो इंडिया में नहीं रहता है वो इंडिया का आदमी नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ हद तक राइट है तुम्हारा डेफिनेशन। तुम जो बोले अगर वो इंडिया में रहता है तो इंडिया का आदमी, इंडिया में नहीं रहता है तो इंडिया का आदमी नहीं है। तो हम तो इंडिया के आदमी जो नहीं है उससे टैक्स तो ले नहीं सकते। तो जब साल के एंड में टैक्स देने का बारी आएगा मैं भाग जाऊंगा फॉरेन। हाँ वही तो, कौन देखेगा? कुछ रूल्स होना चाहिए ना। अब मोदी आके थोड़ी बोलेगा ऐसे तू चीटिंग किया, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे होगा कभी? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखने वाला कौन है? कोई नहीं है देखने वाला। तो एक रूल्स बनाया गया है, ठीक है। अब ये रूल क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? एक ऐसा आदमी, नॉर्मल रेसिडेंट, normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। अब 2 पॉइंट होना जरूरी है बीच में, क्योंकि एंड लगा है और नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एंड लगा है, मतलब दोनों चीज सेटिस्फाई होना जरूरी है, ये भी और ये भी, दोनों चीज का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। अच्छा यहाँ देखते हैं, हु हैज आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इंडिया। अच्छा, बाहर का आदमी भी तो इंडिया सिटीजनशिप ले सकता है। पलक, वेरी गुड। द पर्सन हु हैज आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ से यूएस चला गया, बहुत दिन तक रहा यूएस में एक आईडी प्रूफ बना लिया, ड्राइविंग लाइसेंस यूएस का गाड़ी चलाने का, तो क्या मैं यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट बन गया? तो आईडी प्रूफ से कुछ नहीं होता है। क्लियर है बात? ये कि आईडी प्रूफ अगर कोई किसी कंट्री का रखा है मतलब उससे तो कोई लेना देना हमको नहीं है। देखते हैं पहले क्या है डेफिनेशन। ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री, सबसे पहला पॉइंट, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तुम्हारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? बोलो। जो जहां से कमाता है या फिर जहां पे खर्च करता है मेजॉरिटी ऑफ द मनी, ठीक है। जिसका घर परिवार चलता है जहां से, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर मेरा कमाई इंडिया में है, मैं इंडिया से कमाता हूं, अपना घर परिवार चलाता हूं, तो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होगा? इंडिया। अगर कोई आदमी यूएस में जॉब करके यूएस से कमाता है पैसा, यूएस में उससे यूएस का पैसा से उसका घर परिवार चल रहा है, वो यूएस के पैसे पे डिपेंडेंट है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो गया? यूएस। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जानने के लिए 2 पॉइंट है। सबसे पहला, द रेसिडेंट लिव्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंडिया में रहता है, प्लस द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्युमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। ठीक है, वो वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे खर्च कर रहा है, वहीं पे अपना पैसा सेविंग्स कर रहा है, जैसे हम लोग कर रहे हैं इंडिया में, यहीं से कमा रहे हैं, यहीं खर्च कर रहे हैं, यहीं सेविंग्स कर रहे हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया इंडिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ऐसा मत समझो कि आसान है, हाँ सबको तो वही कर रहे हैं, सब वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आएगा अभी। क्लियर है? उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, अब बताओ, क्या जो आदमी इंडिया में जन्म नहीं हुआ,
वो भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहला कंडीशन, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री, मतलब वो जनरली इंडिया में रहता है। दूसरा पॉइंट, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, तो अब बताओ, जो आदमी इंडिया में पैदा नहीं हुआ, बाहर किसी कंट्री में पैदा हुआ है, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है? कैसे बन सकता है? इंडिया में रहने लग जाएगा और इंडिया में कमा धमा के खाने लग जाएगा। तो क्लियर है, इसका मतलब ये हमको क्लियर हो गया कि अगर इंडिया में जन्म हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी जो बहुत सारे लोग आंसर दिए कि अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं, कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि ये तो क्लियर हो गया कि अगर वो पैदा हुआ हो इंडिया में या नहीं हुआ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वो आदमी इंडिया में रहता है जनरली और साथ ही साथ में उसका कमाई धमाई खर्चा पानी सब इंडिया से चलता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर है यहां तक? बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। आएगा, सब आएगा, चिंता नहीं करो, सब कुछ आएगा, एक एक करके आ रहा है। अभी क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, सब आने वाला लाइन से। ठीक है, देखेंगे एक एक करके। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। सबसे पहला, हम 2 पॉइंट लेके चले कि अगर आदमी इंडिया में रहता है और इंडिया से कमा धमा के खाता पीता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। मान लो एक फॉरेन टूरिस्ट आया इंडिया घूमने, 1 महीना के लिए घूमने आया है। वो 1 महीना के बीच में इंडिया में है, वो 1 महीना के लिए, उस बीच में वो क्या किया, छोटा मोटा जॉब कर लिया 7-8 दिन 10 दिन का, या कुछ खरीद के बेच को, जॉब उसको दिखा प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ से लिया वहाँ बेच दिया, ऐसा कुछ पैसा भी कमा लिया और उस पैसे को इंडिया में खर्च भी कर लिया, तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया? क्या वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया? वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम मानते तो ये हैं कि जो आदमी इंडिया में रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसका इंडिया में, वो नॉर्मल रेसिडेंट है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ आदमी है जो इंक्लूड नहीं होंगे। सबसे पहला, अगर कोई आदमी फॉरेन टूरिस्ट है या विजिटर है जो इंडिया घूमने के पर्पज से आया हुआ है। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर। टूरिस्ट कौन हो गया? जो घूमने आया है। विजिटर हो गया जो किसी काम से आया है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या फिर और कोई ऑफिशियल काम हो गया, तो उसके वजह से जो इंडिया में आया है। ठीक है, वो लोग को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड में। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, चलो उसके बाद फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ऑफिस तो इंक्लूड नहीं होगा, मान लिए हम लोग अभी देखें ना, फॉरेन कंट्री का जो ऑफिस इंडिया में है वो तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो आदमी काम कर रहा है, उसको जो सैलरी मिल रहा है, वो नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है? बताओ। वेरी गुड। उसको सैलरी कौन देता है? अगर फॉरेन एम्बेसी है इंडिया में आके रहता है, उसको सैलरी कौन देगा? इंडिया गवर्नमेंट देगा कि अपना उसका गवर्नमेंट देगा? वो हमारा काम करने आया है या अपना गवर्नमेंट का काम करने आया है? वो तो अपना गवर्नमेंट का काम करने आया है ना, वो अपने गवर्नमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसका बात सुनेगा? वो तो अपने गवर्नमेंट का बात सुनेगा ना, तो उसको सैलरी कौन देगा? उसका गवर्नमेंट देगा। ठीक है, तो वो लोग जो हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, वो लोग कमा कहाँ से रहे हैं? बाहर कंट्री से। खर्चा कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इंडिया में। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? वो आदमी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद? कौन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का बात हो रहा है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन कोई आदमी है, इंसान है जो हम लोग डिसाइड कर रहे हो नॉर्मल? वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। पढ़े हो ना, पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी और क्या क्या, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओपी। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, पढ़ लोगे, अभी 12th आ गया है अभी अकाउंट्स में। और जितना पढ़े हो ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ लियो, शायद कंपनी पढ़ लिए हो, है ना, और प्रोप्राइटरशिप तो पढ़े ही हो। ट्रस्ट पढ़ लिए हो क्या? नहीं पढ़े हो।
एओपी बीओपी नहीं पढ़े हो? एओपी पढ़ लियो? बीपीओ क्या है? बीपीओ क्या है? क्या है बीओपी बीपीओ? तो ठीक है, क्लियर है। तो नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ लोगे। इसमें क्या होता है कि जो ट्रस्ट वगैरह है या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि एक अलग आदमी है वो, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। चलो, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आया जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? क्लियर कट नहीं मत बोलो, क्योंकि इसमें एक रूल्स और है। अगर वो आदमी 1 साल से कम काम किया है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर वो 1 साल से ज्यादा काम कर लिया है तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। इसमें 1 ईयर वाला रूल लागू होता है, ठीक है। मोर देन 1 ईयर अगर है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स किसको बोलते हैं? क्रू मेंबर्स कौन होता है? क्रू मेंबर्स कौन होता है? क्रू मेंबर्स कौन होता है? बोलो। वेरी गुड गुनगुन। नो संचिता, वो तो बॉर्डर वर्कर्स हैं, उसके बाद वाला पॉइंट है वो, गलत पढ़ लिए तुम। उसके ऊपर वाला पढ़ो, हु लिव नियर इंटरनेशनल। चलो ठीक है, 2 पॉइंट है, क्रू मेंबर्स और बॉर्डर वर्कर्स। क्रू मेंबर्स वो होता है जो फॉरेन वेसल से, जैसे एयरक्राफ्ट जा रहा है कोलंबो से, कहां जा रहा था? काठमांडू से कोलंबो जा रहा था, उसमें जो केबिन क्रूज हैं, जो एयर हॉस्टेस है, जो पायलट है, ये लोग को हम लोग बोलते हैं क्रू मेंबर्स, जो फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे हैं या फ्लाइट के अंदर हैं, जो बाकी का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो लोगों का पर्पज नहीं है कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाना, उनका पर्पज है वो फ्लाइट को चलाना, ठीक है। तो वो लोग कौन से कंट्री के हैं? वो तो ना काठमांडू के हुए ना कोलंबो के हुए, वो लोग कहाँ के हैं? ठीक है, कहाँ के होंगे? उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर है। वो लोग को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स कौन होता है? बॉर्डर क्या होता है? इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर में तो ऐसा नहीं है कि दीवार बना हुआ है, कोई आ जा नहीं सकता, ऐसा है नहीं हर जगह। तो बॉर्डर के आसपास जो घर वाले हैं वो लोग क्या करते हैं? इंडिया में मान लो घर है, डेली बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, नेपाल में कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और शाम को रिटर्न आ रहे हैं फिर से इंडिया। बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं काम करने, रिटर्न आते हैं, या उधर साइड से बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते हैं, डेली काम करके रिटर्न जाते हैं। बहुत बार सुने हो ना कि कुछ लोग गलती से बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। कैसे आ गए बॉर्डर क्रॉस करके? हाँ बच्चा, हाँ वो वाला मूवी, कौन सा मूवी? बजरंगी भाईजान में कौन आ गया था? हाँ, मुन्नी आ गई थी। कहाँ से? पाकिस्तान से इधर। कैसे आ गई थी? दीवार होता तो नहीं आ पाती वो तो ट्रेन से आ गई थी। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग डेली रेगुलर बेसिस में काम करने आना जाना करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो आना जाना कर रहे हैं, वो लोग को भी हम लोग इंडिया के रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। मान लो नेपाल का कोई आदमी है, वो डेली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ रहा है काम करने, बगल में, मतलब ये बॉर्डर है, इधर यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे बिजनेस है, ये घर है, ये बिजनेस है, ये क्रॉस करके डेली आ रहा है, डेली यहाँ जा रहा है, तो क्या हम उसको इंडिया में इंक्लूड कर लेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर वर्कर्स को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, क्लियर है। चलो, आज का टाइम हो गया, क्रॉस हो गया एक्चुअली टाइम। नेक्स्ट क्लास है तुम लोग का, बाकी का डिस्कशन और जो भी डाउट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। चलो, टेस्ट का अनाउंसमेंट हो गया संचिता, ग्रुप में बाकी आ जाएगा डिटेल, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ, बता रहा हूँ मैं, 6 बजे सब बता रहा हूँ।